हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक लैंडमार्क जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पारित की चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस में। चेक बाउंस के केसेस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आते हैं और ये जजमेंट जो है वो टाइटल्ड है संजा बिज तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर की, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डील की गई और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की और ये सारी की सारी गाइडलाइंस 1 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये गाइडलाइंस रिलेटेड है उन केसों से जिनमें कंपाउंडिंग की जा सके, यानी कि कंपाउंडिंग का एक नया ढांचा ये जजमेंट तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डील करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट में आधे से ज़्यादा संख्या चेक बाउंस केसेस से है और ये केसेस सालों सालों तक पेंडिंग पड़े हुए हैं ट्रायल कोर्ट में। इनको कैसे जल्दी स्पीड अप किया जाए, कैसे इन केसों को निपटाया जाए। अब हम आते हैं इस केस के पृष्ठभूमि यानी कि फैक्चुअल पोजीशन पे और इन तथ्यों पे कि इस केस के क्या तथ्य थे। इस केस में यानी कि संजा बिज तारी वर्सेस किशोर में संजा बिज तारी इसमें कंप्लेनेंट है और किशोर इसमें अक्यूज पर्सन है। एक दिन संजा बिज तारी एक एक्स अमाउंट कंप्लेनेंट को देता है, यानी किशोर को देता है, और किशोर जी कहते हैं कि मैं विद इन सर्टेन पीरियड यानी कि 6 महीने 1 साल में आपका ये पैसा वापस कर दूंगा और इस पैसे को मैं यदि वापस नहीं करता हूँ तो आप अब मैं आपको चेक इशू कर रहा हूँ, पोस्ट डेटेड चेक जो मैं आपको दे रहा हूं और इसको आप एनकैश मेरे बैंक से कर सकते हैं। जब ये पैसा एनकैश करने के लिए कंप्लेनेंट बैंक जाता है तो बैंक कहता है कि इनके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है और ये चेक आपका बाउंस हो चुका है, यानी कि डिसऑनर हो चुका है। इसमें कंप्लेनेंट संजा बिज तारी क्या करते हैं, अब ये कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत जो है वो कंसर्न कोर्ट में डालते हैं, यानी कि ट्रायल कोर्ट में डालते हैं। ट्रायल कोर्ट इनको जो है वो अक्यूज पर्सन को कहता है कि आप इसमें दोषी पाए जाते हैं। अब जो दोषी होता है वो इसमें हाई कोर्ट जाता है उस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट और इसमें उसकी सज़ा को सेटिसाइड कर देता है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में कुछ गाइडलाइंस तय करता है जिनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे और ये गाइडलाइन 1 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट की जाएगी ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इन गाइडलाइंस के तहत अब ट्रायल जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो केस डिसाइड करने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। इससे पहले मैं इस केस की गाइडलाइन में जाऊं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइन दी थी जिसमें परसेंटेज तय की जाती थी कि यदि कोई अक्यूज पर्सन अपने ट्रायल के दौरान, अपील के दौरान चेक का जो केस है उसको शटल करना चाहता है, वो फर्दर इसमें नहीं जाना चाहता है, तो उसको कितनी परसेंटेज उस चेक अमाउंट की शटलमेंट के लिए देनी पड़ती थी। मैं बात कर रहा हूं उस केस की जिसका टाइटल था दामोदर प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल। और उस केस का जो परसेंटेज होती थी, यदि फर्स्ट और सेकंड हियरिंग में यदि अक्यूज पर्सन इस केस को डिसाइड करना चाहता था यानी कि शटल करना चाहता था तो उसको कोई परसेंटेज नहीं देनी पड़ती थी, उसको सिर्फ चेक अमाउंट जो है वो कंप्लेनेंट को देके वो डिसाइड कर सकता था। यदि पहली और दूसरी हियरिंग के बाद उसको शटल करना चाहता था तो उसको 10% ऑफ द चेक अमाउंट एज ए कॉस्ट देनी पड़ती थी। फिर उसके बाद यदि वो सेशन या हाई कोर्ट में अपना ये अक्यूज उस केस को शटल करना चाहता था तो उसको चेक अमाउंट प्लस 15% कंप्लेनेंट को देना पड़ता था। यदि वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे अक्यूज पर्सन कंप्लेनेंट के साथ इस चेक अमाउंट को शटल करना चाहता था
तो उसको 20% अब देना पड़ता था। परंतु अब नई गाइडलाइन जो संजा 20 तारीख में 2025 में आई, कोर्ट ने कहा कि जो इससे पहले जो जजमेंट आई थी इसकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है और इसको अब हम कम करेंगे और इसकी परसेंटेज अब इस प्रकार है। यदि आरोपी इस एविडेंस से पहले जो संजा 20 में तय की गई गाइडलाइन, इसके तहत यदि आरोपी एविडेंस से पहले अपना यह केस कोर्ट में शटल करना चाहता है तो अब आरोपी चेक अमाउंट प्लस 5% उस कंप्लेनेंट को देके इस केस को शटल कर सकता है। और यदि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के लेवल पे अगर सेटल करना चाहता है, ट्रायल कोर्ट में केस खत्म हो जाता है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में खत्म करना चाहता है तो 7.5% ऑफ द चेक अमाउंट से वो शटल कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट में करना चाहता है तो मैक्सिमम 10% प्लस चेक अमाउंट देके उस केस को शटल किया जा सकता है। यानी कि कभी भी ट्रायल कोर्ट में यदि उसको सजा भी हो जाती है और अब वो हाई कोर्ट में है या सेशन कोर्ट में है उस सजा के खिलाफ, और उसकी अक्यूज पर्सन की ऐसी मंशा है कि मैं इस केस को जल्दी से जल्दी इसी स्टेज पे ख़त्म कर दूंगा, तो उसको 7.5% और सुप्रीम कोर्ट भी अगर केस पहुंच जाता है तब भी 10% देके जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एकमात्र ऑब्जेक्ट है वो है व्यापार में पैसा सुरक्षित रखना, व्यापारी के लिए पैसा सुरक्षित रखना, यानी कि सजा इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। यदि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट सजा इसमें ट्रायल कोर्ट की सजा हाई कोर्ट कंफर्म भी कर देता है तब भी सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इसको शटल किया जा सकता है। ये शायद अक्यूज पर्सन के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ने कुछ ऐसी एक और इसमें गाइडलाइन तय की कि इसमें जो समन और सर्विस का जो मेथड है जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसमें व्हाट्सएप, ईमेल और दस्ती फिजिकल सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट्सएप यानी कि जैसे कोई कोर्ट नोटिस फर्स्ट हियरिंग पे अक्यूज पर्सन जब कंप्लेंट फाइल करेगा तो उसमें यदि कोर्ट समन करता है तो अक्यूज के नंबर पे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए, और दस्ती यानी वो समन खुद जो है वो अक्यूज के एड्रेस पे सर्व करवा सकता है। और ऑनलाइन पेमेंट और अर्ली सेटलमेंट को प्रोत्साहन करने, जो जल्दी सेटलमेंट करने के लिए अक्यूज पर्सन को जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है, यदि अक्यूज पर्सन ये चाहता है कि मुझे कोर्ट जाने से पहले ही ये पैसा कंप्लेनेंट को दे देना है, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से भी पेमेंट कर सकता है। यानी कि वो QR, UPI और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम को अवेल कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा कि यदि इक्विटल और कॉम्प्रोमाइज पार्टी के बीच वैलिड कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कन्विक्शन कायम नहीं रह सकती है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट किसी को क्रिमिनल या दोषी साबित करने पे जो है जेल भेजना नहीं है। इस केस का इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी के जो पैसा है उसको सुरक्षित करना है। यानी कि यदि कोई व्यापारी वर्ग कोई व्यापार करता है और चेक में लेन देन करता है और उसका पैसा सुरक्षित करने के लिए भी इस जजमेंट में जो है वो काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। अब यह जानना जरूरी है कि इसका क्या बेनिफिट सबको होने वाला है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और को इन केसेस को निपटाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्यूज पर्सन को, यानी कि जिनको पैसा देना है, जिनको लंबे लंबे कोर्टों की डेट्स नहीं लेनी है, कतारों पे नहीं खड़े होना है, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। ये था मेरी आज का इस वीडियो का जो पूरा मेरा एक लीगल डिस्कशन थी। इस लीगल डिस्कशन के प्लेटफॉर्म से हम एक और नई चीज़ आप लोगों के पास लेके आएंगे। तब तक यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
यदि आपका कोई प्रश्न है तो मुझको जो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स।